गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी मित्रों का आज की इस मुलाकात में, चर्चा में। सभी मित्र आ जाए भैया। आज जो हमारी बातचीत होने वाली है इस नए टॉपिक पर, नया टॉपिक क्या है, कुल मिला के मुद्दा कंपनीज एक्ट का ही। कंपनीज एक्ट पर हमारी बातचीत शुरू हो चुकी है। आज हम बातचीत करेंगे मेंबरशिप पर कि कोई भी व्यक्ति कंपनी की मेंबरशिप कैसे ले सकता है, कौन मेंबरशिप ले सकता है, कौन मेंबरशिप नहीं ले सकता है, मेंबरशिप का मतलब क्या होता है। तो आज हमारी कुल मुलाकात इन पर होने वाली। छोटा सा टॉपिक है आज, लगभग ये पूरा टॉपिक हम लोग क्या करेंगे मित्रों, कंप्लीट कर लेंगे आज की इस बातचीत में। शुरू करें फिर आज की चर्चा, बातचीत शुरू की जाए। तो सबसे पहले देखते हैं मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी क्या होता है। देखिए, कंपनी में मेंबर्स होते हैं जबकि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं इनकी दो खास बातें होती है। पहली बात, कंपनी की मेंबरशिप जो होती है या जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब वो अलग बात है कि कंपनी किस प्रकार की है। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो लायबिलिटी होती है जो अनपेड बैलेंस होता है शेयर पर वो, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो जो गारंटी आपने दी हुई है अमाउंट पे करने की, जितने की गारंटी आपने दी आपकी लायबिलिटी उतनी होती है। तो कंपनी में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दूसरी बात यह है कि कंपनी अपने मेंबर से एक अलग लीगल एंटिटी मानी जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। कंपनी के मेंबर होने का मतलब क्या है? तो अगर आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं, यानी अगर आपके पास कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं तो आप कंपनी के सदस्य माने जाते हैं, या आपने कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो एसोसिएशन क्लॉज है उसको आपने, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को कुल मिलाकर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, या आपका नाम कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज है तो ऐसे केस में आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो मेंबर कौन कौन होता है ये बात क्लियर है भैया। तीन कंडीशन मैंने आपको बताई, तीनों यहां से देख लेते हैं। द पर्सन हु हैव सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिस कंपनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी, मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी का मतलब है एमओए। तो ऐसे सारे व्यक्ति जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है उसको सब्सक्राइब कर रखा है, यानी उनमें उसका नाम है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो मेंबर माने जाते हैं। एवरी अदर पर्सन, इसके अलावा और वो अन्य व्यक्ति हु हैज अग्रीड इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी एंड हुज नेम हैज बीन इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और ऐसे व्यक्ति इनके अलावा जो अग्री हैं कि वो कंपनी के मेंबर बनेंगे और उनका कंपनी के मेंबर्स रजिस्टर में नाम दर्ज हो चुका है, या हर वो व्यक्ति, एवरी पर्सन होल्डिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड हुज नेम आर रिकॉर्डेड एज बेनिफिशियल ओनर इन द डिपॉजिटरीज रिकॉर्ड्स आर कंसीडर्ड एज मेंबर ऑफ द कंसर्न्ड कंपनी। या और वह व्यक्ति जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के जिनके पास कंपनी के इक्विटी शेयर है और जिनका नाम डिपॉजिटरी में, देखिए अब आप फिजिकल शेयर्स को नहीं खरीदते और बेचते हैं बल्कि आप डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिकली शेयर को बेचते हैं और खरीदते हैं अपने डीमैट अकाउंट के माध्यम से, और इन डीमैट अकाउंट को मेंटेन करवाती हैं डिपॉजिटरीज। दो डिपॉजिटरीज भारत में काम कर रही हैं, एनएसडीएल जो 1996 में एस्टैब्लिश हुआ, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जिसका पूरा नाम है, और दूसरा है सीडीएसएल, सिक्योरिटी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जिसको हम कहते हैं सीडीएसएल, 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये डिपॉजिटरीज आपके डीमैट अकाउंट को मेंटेन करवाती हैं, आपकी ओनरशिप को मेंटेन करवाती हैं आपके डीमैट अकाउंट्स में, और वही ओनरशिप को चेंज भी करती है। जैसे अगर आपने अपने शेयर को बेचा हुआ है तो ओनरशिप चेंज होगी, आपके नाम से ओनरशिप हटेगी, और जिसने उन इक्विटी शेयर्स को परचेज किया उसके नाम पर ओनरशिप जाती है, वो बेनिफिशियल ओनर माना जाता है। तो डिपॉजिटरीज के पास अगर बेनिफिशियल ओनर के रूप में आपका नाम रजिस्टर हो चुका है तो आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो कंपनी के मेंबर क्या होंगे, कंपनी के मेंबर की जो खास बातें वो आपको क्लियर हो गई भैया कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप फर्म में अनलिमिटेड होती है। दूसरा, कंपनी अपने मेंबर से एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है। अब सवाल है कि कौन कौन से लोग कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कंपनी के मेंबर होते कौन है, क्लियर है, मेंबर का मतलब यहां पर क्या है। अब सवाल यह है कि कंपनी में मेंबरशिप कौन कौन लोग ले सकते हैं, कौन कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। तो कोई भी वह व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, जो जिसके पास एलिजिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंबर बन सकता है। अब एलिजिबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब क्या है, कोई भी वह व्यक्ति जो एलिजिबिलिटी रखता है कॉन्ट्रैक्ट करने की, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तीन कंडीशन होना जरूरी है। पहला, मेजोरिटी एज में होना जरूरी, यानी 18 साल आपकी उम्र पूरी हो चुकी हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है साउंड माइंड कंडीशन में होना चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मॉड्यूल डी शुरू हुआ था तो साउंड माइंड कंडीशन क्या होती है इस पर हम विधिवत चर्चा कर चुके हैं। साउंड माइंड कंडीशन का मतलब है जिस समय वो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो रहा है उस समय उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन और उसका इंपैक्ट उसके ऊपर क्या पड़ेगा, इसका रैशनल डिसीजन लेने के, इसका रैशनल जजमेंट करने की कंडीशन में उस समय हो, वो साउंड माइंड कंडीशन कहा जाता है। और किसी लॉ, किसी फोरम, किसी कोर्ट ने
आपको कॉन्ट्रैक्ट करने से रिस्ट्रिक्ट ना किया हो। अगर ये तीनों आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। क्लियर है? तो अगर आप साउंड माइंड कंडीशन में 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और किसी कोर्ट फोरम ने, लॉ ने आपको मना नहीं किया है कॉन्ट्रैक्ट करने से, तो आप एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट है, यानी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर। क्लियर है? मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए माइनर मेंबर नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। माइनर कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता है। क्लियर है? यहां पर लिखा है कि माइनर्स कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। ना ही ऐसा व्यक्ति जो लुनेटिक कंडीशन में है, जो पागल अवस्था में है क्योंकि वो रैशनल जजमेंट नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई इंसॉल्वेंट, ये नहीं हो सकते मेंबर। तो कोई भी व्यक्ति जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो मेंबर हो सकता है, लेकिन माइनर, लुनेटिक, इंसॉल्वेंट, दिवालिया जो है वो मेंबर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गई? अगला कौन मेंबर हो सकता है? क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है? तो नहीं, पार्टनरशिप फर्म फर्म के नाम पर मेंबर नहीं हो सकती है। हां, पार्टनर इंडिविजुअली अपने अपने नाम पर किसी कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। आई रिपीट, पार्टनरशिप फर्म कंपनी की मेंबर नहीं हो सकती है फर्म के नाम पर, यह ध्यान रखिएगा। तो जनरली पार्टनरशिप फर्म फर्म के नाम पर मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन पार्टनर्स अपने अपने नाम पर मेंबर हो सकते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है कि जब हम पार्टनर्स को कलेक्टिवली बुलाते हैं तो पार्टनरशिप कहलाती है, लेकिन जब हम उन्हें इंडिविजुअली बुलाते हैं तो वो पार्टनर कहलाते हैं। तो पार्टनर अपने अपने नाम पर मेंबर बन सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप फर्म मेंबर नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, लेकिन पार्टनर्स इंडिविजुअली कैन बिकम अ मेंबर। पार्टनर्स इंडिविजुअली कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अब क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है? तो आंसर है हां, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मेंबर हो सकती है। यहां पर यस है, यहां पर नो है, ये मेंबर नहीं हो सकते हैं, ये भी नो है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स इंडिविजुअली मेंबर हो सकते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है क्योंकि कंपनी एक लीगल एंटिटी के रूप में मानी जाती है, इसलिए एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, लेकिन ऐसी व्यवस्था उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है। क्या फॉरेनर मेंबर हो सकता है? तो बिल्कुल, अगर फॉरेनर सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो एक फॉरेनर किसी कंपनी का मेंबर हो सकता है। तो कौन कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, कौन कंपनी के मेंबर्स नहीं हो सकते, ये बात उम्मीद है एकदम आपको क्लियर हो गई होगी। डन। अब आते हैं कि कंपनी की मेंबरशिप आप कैसे एक्वायर कर सकते हो। अभी तक हमने देखा कि कौन कौन मेंबर हो सकते हैं, मेंबरशिप क्या होती है, इन दो बातों पर हमारी चर्चा हुई है। अब अगर जो मेंबर हो सकते हैं वो कैसे एक्वायर करेंगे मेंबरशिप, आप लेंगे कैसे, मोड क्या है, तरीका क्या है मेंबरशिप लेने का, एक एक करके बात करते हैं। पहला तरीका है बाय सब्सक्राइबिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब कंपनी फॉर्म की जा रही थी उस समय, अगर आपने, देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लॉजेज होते हैं, 6 क्लॉजेज इंपॉर्टेंट है जिनको आप पढ़ते हैं, जिनमें एक क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज या एसोसिएशन क्लॉज जिसको हम कहते हैं। क्लियर है? अगर आपने उस क्लॉज को सब्सक्राइब किया है, यानी आपका नाम, आपका एड्रेस उसमें दर्ज कर लिया गया है, तो इसका मतलब आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है। और अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है तो आप कंपनी के मेंबर हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब कर ले और कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। दूसरा तरीका है मेंबरशिप बाय अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको कंपनी का शेयर अलॉट करते हैं, जो प्राइवेटली अलॉट किया जाता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको कंपनी के शेयर्स अलॉट करते हैं, जो कि आपके पास शेयर्स आ चुके हैं, डायरेक्टर्स ने आपको अलॉट किया है, तो उस केस में भी आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं, क्योंकि आपके पास कंपनी के शेयर्स हैं, आप कंपनी के मेंबर ट्रीट किए जाते हैं। ठीक हो गया? तो दो तरीके हमारे पास है। एक है अगर आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एसोसिएशन क्लॉज को सब्सक्राइब किया है, यानी उसमें आपका नाम दर्ज है। एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज का, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का मतलब ही होता है जहां पर जितने भी सब्सक्राइबर, उनका नाम लिखा होगा, उनका एड्रेस लिखा होगा। अगर आपने उसको सब्सक्राइब किया है, उसमें आपका नाम है, तो आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे, आप कंपनी की मेंबरशिप ले सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि अगर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको शेयर्स अलॉट किए हुए हैं तो भी आप कंपनी के मेंबर बन सकते हैं। ये एक तरीका है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? क्लियर है? ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। देखिए, कंपनीज में
शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी परमिटेड होती है, परमिशन होती है, आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अब ये निर्भर करता है कि किस प्रकार की कंपनी है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। रिस्ट्रिक्शन की वजह यह है कि प्राइवेट कंपनीज में मिनिमम जो मेंबर्स होते हैं वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम मेंबर्स की संख्या केवल 200 होती है, अधिकतम मेंबर्स की संख्या 200 ही होती है। अब चूंकि अगर आपको शेयर ट्रांसफर करने हैं तो वहां रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसा नहीं कि प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, 200 से ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर अपने शेयर्स को किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर रहा है तो जिस नए व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है बेनिफिशियल ओनर में उसका नाम आ जाता है और वो मेंबरशिप एक्वायर कर लेता है। पब्लिक कंपनी में ये दिक्कत नहीं होती, रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स की संख्या 7 होती है, मैक्सिमम मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं। तो मैं अगर अपने शेयर्स मार्केट के अंदर बेच रहा हूं, मान लेते मैंने किसी कंपनी का शेयर परचेज किया, मुझे लग रहा है कि अब ये कंपनी मुझे बेहतर लाभ नहीं दे सकती है, मैं सेकेंडरी मार्केट में गया, मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, आप में से किसी ने उन शेयर्स को खरीद लिया, यानी मेरे शेयर्स आपके नाम पर ट्रांसफर हो गए, बेनिफिशियल ओनर में डिपॉजिटरीज में अब आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा, मेरा नाम हट जाएगा और आप कंपनी के मेंबर हो जाएंगे। तो आपको अगर शेयर ट्रांसफर किए गए हैं तो ऐसे केस में भी आप कंपनी के बेनिफिशियल ओनर के रूप में, मतलब बेनिफिशियल ओनर के रूप में आपका नाम दर्ज हो जाता है, आपके पास उस कंपनी के इक्विटी शेयर है और आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। तो एक तरीका यह है कि अगर आपको शेयर्स ट्रांसफर हो जाए तो 3 तरीके हैं अभी तक हमारे पास। अगर आपने सब्सक्रिप्शन क्लॉज को सब्सक्राइब कर रखा है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब किया है, या अगर डायरेक्टर्स ने आपको शेयर अलॉट किए, या आपको शेयर्स ट्रांसफर हुए। नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। जैसे मैंने कोई शेयर परचेज किया या किसी व्यक्ति ने कोई शेयर परचेज किया है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके जो शेयर्स हैं वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यानी अब नॉमिनी का नाम बेनिफिशियल ओनर के रूप में आ जाता है और नॉमिनी जो है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका, वो बेसिकली क्या बन जाता है, उस ओनर, शेयर का ओनर बन जाता है और वो कंपनी का मेंबर हो जाता है। तो डेथ की कंडीशन में जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या आपकी नॉमिनी को जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कहलाता है। डेथ की कंडीशन में ऐसा होता है, अगर प्राइमरी पार्टी की मृत्यु हो गई है या शेयर होल्डर की मृत्यु हो गई है तो शेयर इस केस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और जो जिसको भी शेयर ट्रांसफर हुए हैं वो बेसिकली क्या कर रहा है, उस कंपनी का मेंबर बन रहा है। तो एक रास्ता यह है मेंबरशिप एक्वायर करने का। आखिरी तरीका यह है आपके पास, या एक और तरीका ये कहेंगे सही शब्दों का, मेंबरशिप बाय एक्विजिशंस। अब एक्विजिशंस क्या होता है? एक्विजिशंस का मतलब होता है जब आप रिटर्न में अपनी कोई सहमति देते हैं, कोई विरोध नहीं करते, तो बिना विरोध के अगर आप अपनी सहमति देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं भैया, एक्विजिशंस बोलते हैं। अब अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी विरोध के या अपनी सहमति दे दी है कि उसका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाए, यानी अगर कोई व्यक्ति, इफ अ पर्सन is agree to become a member, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मेंबरशिप लेने के लिए अग्री है और वो अपनी सहमति से अपनी अनुमति दे देता है, एंड गिव परमिशन टू एंटर हिज नेम, to enter his name in members register, तो वो क्या बन जाता है, एक कंपनी का मेंबर बन जाता है। एक तरीका ये है, क्लियर है। तो अब हमारे पास मेंबरशिप लेने के लिए जो मोड ऑफ एक्विजिशन है, जो मोड ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप है वो क्या है? अगर आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं तो आप मेंबर बन सकते हैं। अगर आपको शेयर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर आपको शेयर अलॉट करते हैं कंपनी के, तो आप शेयर बन सकते हैं। या ट्रांसफर ऑफ शेयर होता है, किसी व्यक्ति ने सेकेंडरी मार्केट पे अपने शेयर्स बेचे, आपने उन शेयर्स को परचेज कर लिया, आप इक्विटी शेयर होल्डर बन गए, अब वो शेयर्स आपको ट्रांसफर हो जाएंगे, आप बेनिफिशियल ओनर में आ जाएंगे और आपको वो शेयर ट्रांसफर होने के बाद आप कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। या ट्रांसमिशन हुआ, डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शेयर ट्रांसफर कर दिया गया है, या अगर आपने अपनी सहमति दी है कि भैया मेरा नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाए, आपने एक परमिशन दे रखी है, बिना किसी विरोध के आपने सहमति दी और आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में दर्ज कर दिया गया, तो आप कंपनी के मेंबर माने जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? और ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने मेंबर से एक सेपरेट लीगल एंटिटी के रूप में जानी जाती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी बेच सकती है, खरीद सकती है, होल्ड कर सकती है, कंपनी के अपने नाम से काम होते हैं, कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है, ये सब कंपनी अपने मेंबर से बिल्कुल अलग होकर करती है। तो आज के लिए कंपनी मेंबरशिप में हम इतनी ही चर्चा रखते हैं। अभी तक हमने देखा भैया कि कंपनी के मेंबर्स का क्या मतलब होता है,
तो मेंबर्स कौन होते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। कौन कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, कौन कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। जहां पर यस लिखा है आपको ध्यान देना है, वो कंपनी के मेंबर हो सकते हैं, यानी कोई भी जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी का मेंबर हो सकता है। माइनर या कोई पागल व्यक्ति या इंसॉल्वेंट वो कंपनी के मेंबर नहीं हो सकते हैं। या कोई पार्टनरशिप फर्म, फर्म के नाम पर मेंबर नहीं हो सकते, लेकिन पार्टनर्स इंडिविजुअली मेंबर हो सकते हैं। एक कंपनी दूसरी कंपनी की मेंबर हो सकती है, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसी क्षमता उसे मिलनी चाहिए, तो वो कंपनी मेंबर हो सकती है। फॉरेनर सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करके मेंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, फॉरेनर भी हो सकते हैं। और मोड ऑफ एक्वायरिंग ऑफ मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो आज के लिए फिर मित्रों इतनी ही चर्चा रखते हैं बाबू। आज हम लोगों ने इन सारे मुद्दों पर बातचीत कर ली। इसके अलावा कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सीआईबी महापैक में एडमिशन अभी आपके लिए ओपन है। सीआईबी महापैक में आपको सारे रनिंग बैचेस, सारे अपकमिंग बैचेस, सारे पेड अपकमिंग बैचेस, उनका एक्सेस आपको मिलता है। साथ ही साथ आपको इसमें इलेक्टिव पेपर की जो क्लासेस हैं, जो इलेक्टिव पेपर्स की क्लासेस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। इसके लिए आपको कोई भी अलग से फी पे करने की जरूरत नहीं है। इलेक्टिव पेपर हम आपको 4 उपलब्ध करा रहे हैं। रूरल बैंकिंग, जो सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाता है, एचआरएम, ये भी सबसे ज्यादा ऑप्ट किया जाता है। ये 2 पेपर सबसे ज्यादा ऑप्ट किए जाते हैं। सेंट्रल बैंकिंग भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आपका सेंट्रल बैंकिंग है तो आप क्लासेस ले सकते हैं। और साथ ही साथ रिस्क मैनेजमेंट भी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये चारों ही सब्जेक्ट आपको इस महापैक में फ्री मिलेगा। आप कोई भी महापैक में 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, कोई भी महापैक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके लिए फाउंडेशन बैच भी चल रहा है इंडिविजुअल बैच के रूप में, और बहुत जल्दी हम एमसीक्यू बैच भी आपके साथ जोड़ने वाले हैं। कुछ भी और आप मुझसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं बीआरबीएल पर, कोई भी सवाल अगर आपका है, और अगर आपका इलेक्टिव पेपर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो भी आप इन 2 विषयों पर मुझसे कुछ भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी आपका 4 मार्च से शुरू हो चुका है, 24 मार्च तक जाने वाला है। रजिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इन सारे सवालों के लिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए भैया। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्यूआर कोड ऐसे स्कैन कर सकते हैं, या सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करें आशीष सर जेआईबी सीआईबी एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डेडिकेटेड ग्रुप आपके लिए बनाया गया, आपके सवाल जवाब के लिए, आपकी बातचीत के लिए बनाया गया। इससे जुड़िए और अपने सवाल जवाब हमारे सामने रखिए, हम आपके साथ वहां लगातार बने रहते। तो आज के लिए फिर नहीं चर्चा रखते हैं। आसान सा ये मुद्दा था, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिस पर मैंने आपसे पूरी चर्चा कर ली है। ठीक है, जितनी बात, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। थैंक्स अ लॉट।